आप सभी का हमारे चैनल राजवीर यादव फिजिक्स पर बहुत बहुत स्वागत है। हम 2012 के पेपर का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें से हमने 23 क्वेश्चन का अध्ययन कर लिया है। आज हम पढ़ रहे हैं 24वां क्वेश्चन, और 24वां क्वेश्चन है मॉडुलन को परिभाषित कीजिए। मतलब कि इसके अंतर्गत हमें मॉडुलन की परिभाषा लिखनी है। वाहक तरंग में मॉडुलन के कोई दो प्रकार लिखिए। क्लियर? मतलब कि दो प्रकार के मॉडुलन ये हमसे पूछना चाह रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडुलन की। देखिएगा, मॉडुलन के साथ यहाँ पर आर मैंने लिख रखा है दोनों साइड में। आर का मतलब है रिपीट, अर्थात ये क्वेश्चन किसी न किसी और सालों में एग्जाम में पूछा हुआ है। बात करते हैं मॉडुलन की। तो मॉडुलन को समझने के लिए पहले आप कुछ बात समझनी होगी। देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए हमें दूर जाना है, 500 किलोमीटर दूर जाना है, 100 किलोमीटर दूर जाना है, 70 किलोमीटर दूर जाना है, 50 किलोमीटर दूर जाना है, तो हम वहाँ तक पैदल नहीं पहुँच सकते। हालांकि बहुत लंबे समय तक चले तो पहुँच भी सकते हैं, लेकिन कॉमनली हम नहीं पहुँच सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, किसी वाहन पर सवार होते हैं। वाहन पर सवार होकर उस निश्चित स्थान तक पहुँचते हैं, वहाँ वाहन से उतर जाते हैं और जो भी काम हमें करना है वो हम करते हैं। फिर वापस हम वाहन पर सवार होकर वापस अपने घर आते हैं। यही पैटर्न होता है मॉडुलन में भी। कि मान लीजिए कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ, ये बात आप तक नहीं पहुँच सकती, ठीक है। तो इस बात को आप तक पहुँचने लायक बनाने के लिए मॉडुलन की क्रिया की जाती है। तो दो प्रकार की तरंगे होती हैं। एक होती है वाहक तरंगे। वाहक तरंगे मतलब ले जाने वाली तरंगे। जैसे जो काम यहाँ मोटरसाइकिल कर रही थी, कार कर रही थी, वो काम यहाँ पर वाहक तरंगे करती हैं। तो वाहक तरंगे वो तरंगे होती हैं जो किन्हीं अन्य तरंगों को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाती हैं। और वाहक तरंगों की आवृत्ति उच्च आवृत्ति होती है, मतलब इनकी आवृत्ति अधिक होती है। और जो मूल संकेत होते हैं, मूल संकेत का मतलब होता है जो मेरे मुंह से आवाज़ निकल रही है, इसको मूल संकेत कहा गया है। ये जो मूल संकेत होते हैं, इनकी आवृत्ति क्या होती है, कम होती है, क्योंकि इनकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। क्लियर? तो सुनना ध्यान से। तो जो मूल संकेत हैं जो मेरे मुंह से निकल रहे हैं, इनको किसी वाहक तरंग के ऊपर बैठा दिया जाए, और बैठा देने से जो नया कॉम्बिनेशन बन गया, उस कॉम्बिनेशन को या उस अभिक्रिया को या उस क्रिया को क्या कहते हैं, मॉडुलन कहते हैं। समझना मेरी बात। तो जैसे मोटरसाइकिल पे बैठना हो गया है, जैसे मुझे कहीं जाना है, मैं मोटरसाइकिल पे बैठ गया, तो अब मोटरसाइकिल और मैं दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ गए, तो ये हमारा मॉडुलन हो गया है। क्लियर? आगे चलने पर किसी और टॉपिक में आपको वी मॉडुलन भी मिलेगा। तो वी मॉडुलन होता है कि इन मूल संकेतों को वाहक तरंगों से अलग करना, वी मॉडुलन होता है। अर्थात मोटरसाइकिल से उतरना वी मॉडुलन है। तो देखिएगा मॉडुलन की परिभाषा में, वह प्रक्रिया जिसमें मूल संकेतों को उच्च आवृत्ति की वाहक तरंगों के साथ अध्यारोपित करते हैं, मॉडुलन कहलाती है। क्लियर? मॉडुलन के दो प्रकार होते हैं। पहला है आयाम मॉडुलन। आयाम मॉडुलन का मतलब क्या है, उसको समझो आप। एक्चुअली क्या होता है कि इसमें मॉडुलन तो वही है, इसमें आयाम को ध्यान में रखते हैं। क्लियर? आयाम को ध्यान में रखकर जो मॉडुलन होता है उसको आयाम मॉडुलन कहते हैं। अर्थात ये कह दूं मैं कि आयाम मॉडुलन होने से जो नई तरंग बनती है उसका आयाम कम ज़्यादा होता है, पर आवृत्ति फिक्स होती है। तो देखो, वाहक तरंगों की आवृत्ति को स्थिर रखकर, मतलब इसमें आवृत्ति को कम ज़्यादा नहीं करते हैं, आवृत्ति फिक्स रहती है, पर जो आयाम होता है उसमें परिवर्तन करते हैं। देखो, इसके आयाम में संदेश संकेत, संदेश संकेत का मतलब मूल संकेत जो मेरे मुंह से निकल रही वो संकेत, इन संदेश संकेत को अंग्रेजी में बेस बैंड सिग्नल भी कहते हैं। इसके आयाम में संदेश संकेत के आयाम के अनुरूप परिवर्तन कराते हैं। तो इस प्रकार के मॉडुलन को आयाम मॉडुलन कहते हैं। मतलब कि क्या होता है कि दो तरंगे होती है, वाहक तरंगे और मूल तरंगे या मूल संकेत वाली तरंगे। तो जब आयाम मॉडुलन की बात करेंगे तो आवृत्ति रहेगी फिक्स। आवृत्ति को फिक्स रखकर आयाम के अनुसार जब
उसके आयाम में परिवर्तन हम कराते हैं तो उसे कहते हैं आयाम मोडुलन। अगला है आवर्ती मोडुलन। आवर्ती मोडुलन क्या होता है? देखो वही बात आएगी, इसमें जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा कि इसमें वाहक तरंगों के आयाम को तो फिक्स रखेंगे और आवर्ती में आवर्ती के अनुरूप क्या कराएंगे? परिवर्तन कराएंगे, तो वो कहलाता है आवर्ती मोडुलन। देखो आप कि वाहक तरंगों के आयाम को स्थिर रखकर इसकी आवृत्ति में संदेश संकेत की आवृत्ति के अनुरूप परिवर्तन कराते हैं तो इसे क्या कहते हैं? आवर्ती मोडुलन कहते हैं। क्लियर? ये बात कंप्लीट होगी। अगला क्वेश्चन है कि ये भी देखो आर लगा रखा है मैंने, इसका मतलब ये भी रिपीटेड है, एग्जाम में पूछा गया किसी न किसी साल। कोई वस्तु 15 सेमी वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेमी तथा सेकंड है 5 सेमी दूरी पर रखी है। प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन को परिकलित कीजिए। और ये हो गया 1.5 + 1.5 बराबर 3 नंबर का है। क्लियर? ये ऐसे कैसे सवाल एक बार और पूछा हो, ये का एक क्वेश्चन, ये की आंकड़े सब कुछ सेम है, 2 बार ये एग्जाम में आ चुका है सेम क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन है, समझना ध्यान से। ये 15 सेमी हमें वक्रता त्रिज्या दे रहा है, तो वक्रता त्रिज्या आर का मान क्या दिया इसने? 15 सेमी। तो आर का मान 15 सेमी है तो फोकस दूरी का मान क्या होता है बेटा? ए बराबर तो r/2 होता है ना। इस वजह से ए बराबर 15/2 बराबर 7.5 सेमी हो गया। तो हमने क्या निकाल ली भाई? फोकस दूरी हमने निकाल ली। अब ये कहना चाह रहा था कि 10 सेमी दूरी पर क्या रखा हुआ है? बिंब रखा हुआ है। तो यू का मान क्या हो गया बेटा? 10 सेमी। अब देखो यहाँ अवतल दर्पण है ना, तो अवतल दर्पण बेटा ऐसे बनता है इस टाइप से और पीछे पुलिस होती है और यहाँ वस्तु रखी होती है, तो यहाँ वस्तु से ये दूरी होती है, तो प्रकाश की किरणें तो यूं जाती हैं, नापते अपन ध्रुव से उल्टा है, तो उल्टा मापते हैं, इस वजह से यू का मान हो गया -10 सेमी। यू का मान क्या हो गया? -10 सेमी। क्लियर? तो दर्पण समीकरण हो जाएगी 1/u + 1/v बराबर 1/f से लगा लो हिसाब, तो दिस एम्प्लाई 1/v बराबर 1/f - 1/u। क्लियर? हमें देखो u का मान तो दे रखा है -10 सेमी, अच्छा f का मान दे रखा है 7.5 सेमी। क्लियर? और अपने को v का मान निकालना है, तो देखो तो ये हो जाएगा 1/v बराबर 1/-15/2 भाई 15/2 थी ना एफ की वैल्यू, तो माइनस का चिन्ह क्यों लगाया? क्योंकि इसकी फोकस दूरी भी इधर ही है जो कि अपोजिट साइड में, मतलब प्रकाश की तरंगों की अपोजिट साइड में, इस वजह से ये भी माइनस में रहेगा और यू का मान भी माइनस में रहेगा। तो ये हो गया 1/-15/2 फिर -1/-10। सोल्व कर लो तो 1/v बराबर ये 2/15 माइनस के साथ और माइनस माइनस क्या हो गया? +1/10 या 1/v बराबर लघुत्तम क्या आएगा? 60 और ये हो गया -8 + 6/60। सोल्व कर लो -2/60 या -1/30 या v बराबर -30 सेमी। क्लियर? इसका मतलब जो दर्पण है, जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के सामने बनेगा और 30 सेमी की दूरी पर बनेगा। तो लिख दिया यहाँ पर, अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेमी की दूरी पर बनेगा। क्लियर? लेकिन ये हमसे स्थिति तो हमने पूछ लिया, स्थिति की काम हमने कर ली, इसके अलावा ये हमसे प्रकृति भी पूछ रहा है और आवर्धन भी पूछ रहा है। तो आवर्धन का फॉर्मूला होता है कि आवर्धन m बराबर -v/u होता है, जहाँ v m बराबर -v की जगह -30 और u की जगह -10। क्लियर? सोल्व किया तो -3 आ गया। इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो 3 गुना आवर्तित बनेगा, पहला काम। दूसरा उल्टा बनेगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह आ रहा है ना, इसलिए क्या बनेगा? उल्टा। तो देखो अतः प्रतिबिंब 3 गुना आवर्तित, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। आगे होगी बात समझ में? लेकिन इसका सेकंड पार्ट और देख लो। सेकंड पार्ट ये हमसे कहना चाह रहा था कि u का मान क्या है? -5 सेमी है। तो दर्पण की समीकरण लगाओ, 1/v बराबर 1/f - 1/u। रखो f की जगह वही -15/2 -1/-5 या 1/v बराबर, सोल्व करेंगे हम तो v बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया कि अतः प्रतिबिंब 15 सेमी
अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 15 सेमी दूर बनेगा तथा आभासी होगा। क्या होगा? आभासी होगा। तो आवर्धन m बराबर -v बटा u या -15 बटे ये 5 बराबर 3। 5 के साथ माइनस का चिन्ह बेटा, ये माइनस लगाया था ना पढ़ते, यहाँ भी -5 चाहिए, तो माइनस से माइनस क्या हो गया प्लस, और ये हो गया 3। इसका मतलब क्या हो गया 3 गुना आवर्धित तो बनेगा, वहाँ भी आवर्धित तो आवर्धन 3 गुना ही था। देखो ध्यान से, यहाँ भी 3 ही है, यहाँ भी 3 ही है, पर यहाँ माइनस का 3 है, यहाँ प्लस का 3 है। इस वजह से यहाँ प्रतिबिंब उल्टा बन रहा था, और उल्टा प्रतिबिंब चूंकि वास्तविक होता है इसलिए हमने उल्टा और वास्तविक यहाँ पर लिखा था। जबकि ये 3 गुना आवर्धित तो है लेकिन सीधा है, क्योंकि प्लस का साइन इसके साथ आ रहा है। तो उत्तर आएगा प्रतिबिंब 3 गुना आवर्धित, आभासी तथा सीधा होगा। क्लियर? इसी के साथ आज के वीडियो में इतना पढ़ेंगे हम, क्योंकि 11 मिनट का वीडियो हो गया, और अगला टॉपिक काफ़ी बड़ा है जो इस वीडियो में नहीं आ पाएगा। आ तो जाएगा आने को तो, लेकिन वो कि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और आपको बोर कर सकता है ऐसा वीडियो। इसलिए अब अगले वीडियो में हम 26वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। 30 क्वेश्चन है, तो 26, 27, 28, 29 और 30 5 क्वेश्चन हो रहे हैं। 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमारा ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे तो पेपर यार बहुत जल्द दिनों में पूरा होगा। नहीं, ऐसी दिक्कत नहीं है। अब आगे के पेपर आएंगे ना, वो शॉर्ट पढ़ेंगे इसे, क्योंकि जो क्वेश्चन हमने इसमें कर लिए वो वहाँ पर दोबारा मिलेंगे हमें, तो हम वहाँ पर उसका उत्तर मैंने नहीं लिख रखा है, वहाँ पर सीधा लिख दिया कि फला पेपर में देखिए। क्लियर? इसलिए आपको आगे जो हम आगे बढ़ेंगे, जैसे अब मान लो इसके 6 या 7 वीडियो बन गए सपोज दैट इसके, तो अगले वाले के 5 ही बनेंगे, उसके अगले वाले के 4 ही बनेंगे, फिर उस अगले वाले के 3 ही बनेंगे, ऐसे कम होता जाएगा ये मैटर। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।